पढ़ेंगे साइटेनियन वैलिडिटी। इससे तात्पर्य होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट का स्कोर किस हद तक एक गोल या स्टेटमेंट का गोल रिफ्रेक्शन होता है, मतलब कि रिफ्रैक्शन कर सकते हैं हम एक इंस्ट्रूमेंट से स्कोर। कंस्ट्रेंट वैलिडिटी it is the degree to which evidence about a measure score in relation to other scores support the inference that the consent has been appropriate represented. Reliability of research tools. Reliability consistence तथा एक्यूरेटी की एक डिग्री होती है जिससे एक इंस्ट्रूमेंट या एट्यूबल को मेज़र करते हैं, जिससे मेज़र करने के लिए इसे डिज़ाइन किया था। एक टूल को केवल जब ही रिलायबल माना जाता है जब उसका बार बार यूज़ करने पर एक गुण के लिए समान रिजल्ट देता हो। ये स्कोर को मेजरमेंट ईयर आती है ना, सब मुक्त करने में सीमा को दर्शाता होता है। देयर आर 4 डिफरेंट अप्रोच यूज टू असेस रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टूल। टेस्ट related reliability use of same tool to same people on to oscillation interest reliability use of some tool by different ratio. So the later Pelrier test reliability using alternated vision of the same instrument on same people. Establishing ethical consideration and in nursing research. नर्सिंग साइंस में अधिकांश रिसर्च ह्यूमन पर कंडक्ट किए जाते हैं। अंत ये अति आवश्यक है कि रिसर्च के दौरान सब्जेक्ट को किसी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए तथा सब्जेक्ट के सभी राइट को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। यूएसए में बेलमोंट रिपोर्ट रिसर्च में इथिक्स से संबंधित कई डिसिप्लिनरी गाइडेंस के लिए एक मॉडल है। डेफिनेशन मोरल प्रिंसिपल्स के एक्ट जिन्होंने नर्सिंग रिसर्च को कंडक्ट करने के दौरान स्टडी पर इंडिविजुअल, ग्रुप व कम्युनिटी के वेलफेयर व राइट को सुनिश्चित करने के लिए रिसर्चर को फॉलो करना होता है। प्रिंसिपल बेलमोंट रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च स्टडी के दौरान 3 मेजर इथिकल प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियस, पॉजिटिव रिस्क बेनिफिट रेशियो, मिनिमम हार्म एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स को स्थापित करना। ये प्रिंसिपल्स राइट टू फ्रीडम फ्रॉम हार्म एंड राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन जैसे एस्पेक्ट को कवर करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, पार्टिसिपेंट टू रिसर्च स्टडी का हिस्सा बनने को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। रिसर्च स्टडी शुरू करने से पहले पार्टिसिपेंट एक फुली इन्फॉर्म्ड कंसेंट आवश्यक लेना चाहिए। प्रिंसिपल राइट टू सेल्फ डिटरमाइनेशन व राइट टू फुल डिस्कलरेंस जैसे कि एक्सेप्ट को कवर करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस रिसर्चर को पार्टिसिपेंट के फेलियर ट्रीटमेंट के राइट तथा प्राइवेसी, एनोनिमिटी व कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का पालन करना चाहिए। फिर है कंडक्टिंग पायलट स्टडी और ट्राई आउट ऑफ टूल्स। पायलट स्टडी एक प्रकार का स्मॉल रिसर्च
चल होता है जिसे मेजर रिसर्च स्टडी की परसिटी कैपिट सॉरी जो क्या होता है पार्सिटी कैपेबिलिटी होती है ना और फेसिबिलिटी होती है ना, उसको असिस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये एक स्मॉल स्केल प्राइलिमिट्री ट्राई आउट या मिनीट्यूल ट्राई आउट होता है जो एक रिसर्च स्टडी के प्लान या इंस्ट्रूमेंट सैम्पलिंग प्रोसीजर व डिज़ाइन तथा मेथडोलॉजी को टेस्ट करने के लिए कंडक्ट की जाती है। इसका यूज़ रिसर्च टूल की वैलिडिटी व रिलायबिलिटी को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ रिसर्च टूल की वैलिडिटी व रिलायबिलिटी को स्थापित करने के लिए किया जाता है। कंटामिनेशन की रिस्क को अवॉइड करने के लिए मेन स्टडी पायलट स्टडी से अलग एरिया में कनेक्ट की जाती है। स्मॉल सिलेक्शन और सैम्पलिंग केसेस का संपूर्ण समूह जिसमें एक रिसर्चर रिसर्च करने के लिए इंस्टेंडेड होता है पॉपुलेशन कहलाती है, जिसे एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान में कार्डियक सर्जरी युक्त सभी मरीज संपूर्ण पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉपुलेशन का एक पोर्शन या सबसेट को सिलेक्शन करना सैंपल कहलाता है। जैसे एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान में कार्डियो सर्जरी वाले पेशेंट जो पिछले एक ईयर या 5 ईयर से कम बच्चों पर की गई है। वास्तविकता में संपूर्ण पॉपुलेशन पर रिसर्च कंडक्ट करना संभव नहीं होता है। अंत रिसर्चर पॉपुलेशन के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव भाग को सेलेक्ट करना जिसे सैंपल कहते हैं। स्टडी की जानने वाली पॉपुलेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव भाग को सिलेक्ट करने के लिए प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स टेक्निक्स क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लॉटरी मेथड, स्टैंडिफाई रैंडम सैम्पलिंग यूज्ड इनटू heterogeneous group, systematic random sampling, selection of the every k from list, custom multi-stage sampling, first random selection of sampling unit and then random selection of the sample from sampling unit, sequentially sampling, simple size increase till inferences made। ये था प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगा? परपसिव सैम्पलिंग और जजमेंटल और एथेरोटिव सैम्पलिंग, कन्वेंटेड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, कंसेस्टिव सैम्पलिंग और इन्यूमेटिव सैम्पलिंग, क्यूटा सैम्पलिंग, ठीक है। स्विन बॉल सैम्पलिंग यूज टू लोकेट कमियरियली सेक्स वर्कर्स एंड ड्रग एब्यूज। फिर हम वापस पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक्स। इसमें प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के आधार पर संपूर्ण पॉपुलेशन में से सैंपल का रैंडम सिलेक्शन करना। ये टेक्निक्स प्रत्येक पॉपुलेशन एलिमेंट के लिए नॉन जीरो चेंजेस प्रोवाइड करती है। इसमें सैंपल सिलेक्शन और रैंडम बेसिस पर होता है। अंत प्रत्येक सब्जेक्ट की दी गई पॉपुलेशन में स्टडी के लिए सेलेक्ट होने की इक्वल संभावना होती है। टाइप सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये एक मोस्ट बेसिक
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन है। इसमें पॉपुलेशन के प्रत्येक टर्म्स का सैंपल के रूप में चुनाव होने की समान संभावना होती है। यहाँ पर आइटम्स का सिलेक्शन पूर्णतः चेंजेस या प्रोबेबिलिटी पर निर्भर होता है। इसीलिए हाँ, इस सैम्पलिंग टेक्निक्स को मेथड ऑफ चेंजेस के नाम से जाना जाता है। सेकंड है स्टेरिलिटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। रिसर्चर सबसे पहले पॉपुलेशन को होमोजेनेसिस सबसेट पर सब डिवीज़न करता है, जिसमें से एलिमेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। थर्ड है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। पॉपुलेशन की लिस्ट में से प्रत्येक केस को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे एक विलेज की वोटर लिस्ट में प्रत्येक 10वें व्यक्ति के 10वें पर्सन को सिलेक्ट करना। मल्टी स्टेजेस क्लस्टर सैम्पलिंग। इसका यूज़ लार्ज स्केल सर्वे में करते हैं जब पॉपुलेशन की साइज़ बहुत विशाल होती है, जैसे इंडिया में सभी रजिस्टर्ड नर्स, जिसमें पहले बोर्ड ग्रुप क्लस्टर्स ठीक को सिलेक्ट करते हैं, फिर क्लस्टर से रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक्स। इस टेक्निक्स में सैम्पलिंग पॉपुलेशन के प्रत्येक सब्जेक्ट की सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने की समान संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसमें सैंपल को चेंजेस के बजाय चूज के आधार पर चुना जाता है। ये सैम्पलिंग टेक्निक्स रैंडम सैम्पलिंग मेथड की तुलना में अधिक बेसिक यानी भेदभाव युक्त होती है। अधिकांश नर्सिंग रिसर्चर इसी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है। नर्सिंग सैंपल का चुनाव स्टडी के पर्पज़ और सैंपल की सुविधाजनक उपलब्धता और सैंपल के स्पेसिफिक ट्राइट एंड एक्सक्यूलेशन या इंक्लूशन का क्राइटेरिया मिलना के आधार पर किया जाता है। इसमें स्टडी फाइंडिंग का जनरलाइजेशन करना सीमित होता है। टाइप्स। अब इसके टाइप क्या है? कन्वेंसिव सैम्पलिंग। पार्टिसिपेशन हेतु सबसे सुविधाजनक रूप से उपलब्ध लोगों को सिलेक्ट करना। परस्पेसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल और एक्सपेक्ट सैंपल। अपनी स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए पॉपुलेशन का मेंबर्स का चुनाव करते समय रिसर्चर अपने स्वयं के जजमेंट पर निर्भर होता है। थर्ड है कंसिस्टिव सैम्पलिंग। टोटल इन्यूमेटिव सैम्पलिंग। इसमें आवश्यक सैंपल साइज पूर्ण होने तक प्रत्येक सब्जेक्ट जिसमें इंक्लूजन का क्राइटेरिया होता है को सिलेक्ट किया जाता है। क्वाटा सैम्पलिंग क्या होता है? रिसर्चर पहले पॉपुलेशन के समूह या परतों, ठीक है ना, समूह और परतों स्ट्रेटेस को आइडेंटिफाई करता है तथा फिर प्रत्येक स्ट्रेटेड में से सैंपल को सेलेक्ट करता है। सोनाउ बॉल सैम्पलिंग। नेटवर्क सैम्पलिंग और चेन सैम्पलिंग। पहले वाले सैंपल मेंबर्स कार्ड सीट को अन्य के बारे में उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पूछा जाता है, जैसे उसका यूज़ कॉमेरिकल सेक्स वर्कर्स व ड्रग्स एब्यूज़ को लोकेट करने में करते हैं। ठीक है ना। डाटा कलेक्शन। ये रिसर्च प्रोसेस की एक मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होती है। डाटा कलेक्शन के दौरान रिसर्चर रिस्पोंडेटिव से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन करके स्टडी टॉपिक से संबंधित सूचनाओं को कलेक्ट करता है। डाटा क्वेश्चनिंग, इंटरव्यूइंग और ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा कलेक्ट किया जाता है।
प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस। रिसर्च प्रोसेस की इस स्टेप में टूल को उनकी कंप्लीटनेस के लिए केयरफुली चेक किया जाता है। इस पेज में प्रत्येक किए गए डाटा की कोडिंग भी की जाती है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इस पेज में डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेटिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके डाटा को एनालिसिस किया जाता है। डाटा के इंटरप्रिटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए डाटा को टेबल या ग्राफ्स या चार्ट्स द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। फिर है डिसमेंटेनिंग द रिसर्च फाइंडिंग। ये रिसर्च प्रोसेस की लास्ट स्टेप होती है। इसका रिसर्च फाइंडिंग का दूसरों द्वारा यूटिलाइजेशन या बेनिफिट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रिसर्च फाइंडिंग को यूज़र नहीं फैलाया जाए तो रिसर्च अपनी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में असफल माना जाता है। रिसर्च फाइंडिंग को रिसर्च थ्योरी और आर्टिकल्स लिखकर अथवा साइंटिफिक प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस में ओरल प्रेजेंटेशन देकर कम्युनिकेशन किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू। आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम एरिया, formulating board study objective, review of literature, entry in research setting, selecting research approach design, select a small sample 10 to 15 sample, establishing article consideration, plan tool for data collection or organize data for analysis and interpretation of data, dissemination and disseminating the research finding। अब पढ़ेंगे हम स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन और प्रेजेंटेशन तथा एनालिसिस व इंटरप्रिटेशन करना ही स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2 बेसिक कैटेगरीज है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है इन्फॉर्मेटिव स्टैटिस्टिक्स। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, concentrated with the descripting the target population, organize, analysis and present the data in the meaningful manner. Final results are shown in form of charts and table and graphs. Descripted the data which is already known. Tools measure of central टेंडर्स मतलब मीन, मीडियम मोड, स्प्रेड ऑफ डाटा, रेंजेस, स्टैंडर्ड डिविजेशन etc। सेकंड है इन्फॉर्मेटिव स्टैटिस्टिक्स, मेक इन्फॉर्मेटिव फॉर्म द स्पेशल एंड जनरलाइज देम टू द पॉपुलेशन, comprehensive test and periodic future outcome, final result in the probability score, tries to make conclusion about the population that the believe the data analyze tools, hypothesis tools, analysis of various etc। descriptive statistics, summary statistics used to describe and summary data। इसे प्राय तीन में डिवीज़न करते हैं, जैसे कि मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ द डिस्पर्शन। ये स्टैटिस्टिक्स डाटा न्यूमेरेशन, ऑर्गेनाइजेशन व
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को डील करती है, जिसे सेंसस ऑफ इंडिया तथा इसका एज, सेक्स, मैटरनल स्टेटस, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस व रिलीजन के अनुसार ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना। इनफेरेंटल स्टैटिक और सैंपल स्टैटिक। स्टैटिक जो एक इन्फ्यूज कंक्लूजन निकालती है कि सैंपल में ऑब्जर्व रिजल्ट का संभव रिलायबिलिटी है। जैसे स्टैटिक जो एक न्यू हाइपरटेंसिव ड्रग्स की इफिशियंसी को टेस्ट करने के लिए ड्रग के परिणाम के बारे में इन्फ्यूरेंस निकालती है। इन्फ्यूरेंटिल स्टडीज के लिए सार्थकता की जांच टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेशंस में पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट, जीरो टेस्ट, ANOVA टेस्ट, नॉन पैरामेडिक टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट, साइन टेस्ट होते हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट और स्केल ऑफ मेजर्स। इट इज ए क्लासिफिकेशन दैट describe the nature of information which the value assigns to variable. There are 4 level of measurement are first a nomical measurement. It is the lowest level of measurement. इसे जेंडर, ब्लड टाइप व मेटेरियल स्टेटस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। कैटेगराइज या क्लास को नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे मेल को 1, फीमेल को 2, लेकिन नंबर्स की कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती है। ऑर्डिनल मेजरमेंट, ठीक है ना, ये लोगों की एक एट्रीब्यूट पर उनकी रिलेटिव रैंकिंग के आधार पर छुटाई या स्टॉगिंग करता है। ये केवल मैग्नीट्यूड को रिफरेंस करता है। इसमें इक्वल, इंटरवल व एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है। इसे इस स्केल पर हेल्थ स्टेटस को पुअर, फियर, गुड, एक्सीलेंट आदि में मेज़र करते हैं। इंटरवल मेजरमेंट, जब एक एट्रीब्यूट के रैंक या ऑर्डरिंग के बीच समान डिस्टेंस होता है, तब इसे मेज़र करने में यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट 0 नंबर नहीं होता है, जिसे 0 से 10 सेंटीमीटर हर 0 डिग्री मीन्स नहीं अपसेंट ऑफ हीट के बीच में टेम्परेचर। रेडियो मेजरमेंट, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। इसमें सभी 3 एट्रीब्यूट जैसे कि मैग्नीट्यूड, इक्वल, इंटरवल, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है, जिससे वेट, हाइट आदि का मेजरमेंट करना। सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज़। एक एवरेज वैल्यू रेंज ऑफ डाटा एक सिंगल वैल्यू होती है जो सीरीज़ की सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। वह मेज़र को सेंट्रल वैल्यू कहलाती है। सेंट्रल वैल्यूज़ एक सिंगल वैल्यूज़ होती है जो संपूर्ण ऑब्जर्व वैल्यू के कैरेक्टराइज को डिस्क्राइब करती है। सेंट्रल वैल्यू के चारों ओर अन्य ऑब्जर्व वैल्यू का कंसेंट्रेट होना कंट्रोल टेंडेंसी ऑफ डाटा कहलाता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर। अब ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है, ये टेबल्स दी आएगी एग्ज़ाम में। सबसे छोटा फॉर्मूला ये है, ऐसे सीरीज आएगी 10, 11, 12, 10, फिर हमको x बार ये सबको जोड़ना है और नीचे जितनी संख्या उसका भाग लगा देना है, ठीक है। सेकंड क्या करना है,
मीन निकालना है, बस यही है, इतना ही है। और लास्ट ये स्टैंडर्ड डिवीज़न वाला फॉर्मूला है, बस स्टैंडर्ड मीन मोड, मीन मेन, मीन मीडियम मोड, ये फॉर्मूलेज ये याद करने पड़ेंगे। इसके साथ रिसर्च हो गई कंप्लीट।